फीमेल्स होती हैं उनमें जॉइंट प्रॉब्लम्स बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलती हैं। वो घर में रहती हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटी इतना नहीं होता। पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं बॉडी वेट पे इफेक्ट पड़ता है। कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर थोड़ा सा जोड़ों में दर्द हुआ तो ऑयल लगा लिया। पहले ज़माने में हम वो हल्दी वल्दी लगाते थे, गरम करके रोटी लगा देते थे। आजकल आज भी आते हैं पेशेंट वो जो पहलवान से ट्रीटमेंट करा के आते हैं, तो जो एंकल स्प्रेन पे जहाँ आइसिंग करना था वहाँ पर वो 10 दिन से वो गरम तेल के मालिश और सब कुछ कर रहे हैं और वहाँ से इन्फेक्शन हो जाता है। हमारी जो स्लीपर्स होती हैं उसका भी असर हमारे नीज पर पड़ता है। तो जो लड़कियां हील्स पहनती हैं क्या उनके नीज भी खराब हो सकते हैं? अगर आप बहुत बड़ा पेंसिल हील पहनते हैं एंड यू कंटिन्यू टू वॉक फॉर आवर्स एंड स्पेशली मिडिल एज और उसके बाद, तो डायरेक्ट इफेक्ट नी में पड़ता है। किन किन कंडीशंस में, किन किन सिचुएशंस में नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज कराई जाती है? नी रिप्लेसमेंट को हम एक लास्ट ऑप्शन मानते हैं, बट उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअल में होती कैसे है सर्जरीज? जॉइंट को रिप्लेस नहीं किया जाता, जो जॉइंट के जो एंड्स हैं वो जो घिस चुके हैं, वहाँ पर कार्टिलेज या ग्रीस खत्म हो गया है, सिर्फ उस एंड के ऊपर एक नया कैप लग जाता है। मतलब कुछ निकाला नहीं जाता है? हाँ, सिर्फ जो डैमेज पार्ट है उसको क्लीन कर दिया जाता है। स्पोर्ट्समैन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनको अगर उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है तो उसके बाद वो अच्छे से अपना गेम्स जैसे क्रिकेट हो गया या अदर स्पोर्ट्स हो गए खेल सकते हैं? हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा है जो चले जाते हैं, उनको लगता है कि मैं कर पा रहा हूँ तो मैं कर लेता हूँ, तो उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि इससे आपके जो आर्टिफिशियल जॉइंट डाला हुआ है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आफ्टर सर्जरी भी फिजियोथेरेपी होती है? जितने टाइम वो हॉस्पिटल में रहते हैं एवरीडे हम उनको 2 या 3 बार उनको वॉशरूम ट्रेनिंग देना, उठना बैठना, चेयर पे बैठना, बेड पे लेटना, करवट लेना, ये सब सिखाते हैं। आपके करियर का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा रहा है? हमारे पास आने से पहले उसने 5-6 सर्जरीज करा रखी थी, तो वो टोटली कॉम्प्लिकेटेड, इन्फेक्टेड, हर चीज़ उसमें कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल जो हम सोच सकते थे। पेशेंट केयरफुल नहीं रहता है आफ्टर सर्जरी, तो क्या कभी ऐसे चांसेस भी होते हैं दोबारा सर्जरी करने की ज़रूरत पड़े? हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड यू आर वाचिंग एनबीटी लाइव। आज एनबीटी लाइव के इस पॉडकास्ट सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ की। आखिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज क्या होती हैं, किन किन कंडीशंस में कराई जाती हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम कवर करेंगे। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष चौधरी, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू। तो सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। सर, जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके करियर का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा रहा है? अब मेरे को आज ऑलमोस्ट 18 से 20 साल हो गए और सर्जरीज करते हुए, और पहला नी रिप्लेसमेंट जब मैंने किया 2010 में, तब से लेकर अब तक हज़ारों ऐसे केस किए। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हमेशा आपको याद रह जाते हैं, या तो आपने बहुत अच्छा किया होता है या आपने कुछ ख़राब किया होता है। तो ऐसे अगर कुछ याद करूं तो कुछ ऐसे पेशेंट थे, जैसे एक बहुत यंग पेशेंट था अराउंड 28 ईयर ओल्ड, जिसके दोनों हिप्स और दोनों नीज ख़राब थे और वो टोटली क्रिपल्ड था। तो वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था जिसमें हमने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया सर्जरी करने से पहले कि कौन से सीक्वेंस में करेंगे, क्योंकि उसके चारों जॉइंट्स डैमेज थे, तो 1 बाय 1 हमें 4 जॉइंट्स रिप्लेस करने थे। उसको बाय बर्थ एक ऐसा प्रॉब्लम था जिससे अर्ली 20s में ही उसका जॉइंट्स पूरे डैमेज हो गए। उससे हमारे पास आने से पहले उसने 5-6 सर्जरीज करा रखी थी, तो वो टोटली कॉम्प्लिकेटेड, इन्फेक्टेड, हर चीज़ उसमें कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल जो हम सोच सकते थे, सब कुछ एक ही पेशेंट में था। तो हमारे 6 मंथ्स की प्लानिंग के बाद हमने 1 बाय 1 पहले एक हिप किया, फिर एक नी किया, फिर दूसरा हिप किया, फिर दूसरा नी किया। सो उस टाइम पे जब हम नी कर रहे थे, नी में 5 सर्जरी होने की वजह से नी कॉम्प्लिकेशंस का चांसेस बहुत ज़्यादा था। नॉर्मली अगर हम किसी नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट में देखते हैं तो लेस देन 1% चांस होता है, बट उसमें 20% चांस था कि वो सर्जरी फेल होगा। सो वी वेंट स्लो, धीरे धीरे उसको सारा काउंसलिंग भी किया। हमारे लिए फेवरेबल था कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था डिस्पाइट इतनी सर्जरी होने के बाद, और उसकी मदर उसको सपोर्ट करती थी, और उसको था कि जिस तरीके से हमने उसको प्लान किया वर्बेटम उसने एक एक स्टेप फॉलो किया। 2 इयर्स के पूरे एफर्ट के बाद वी कुड मेक दैट पेशेंट वॉक आफ्टर ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स। उससे पहले वो कभी चला ही नहीं था, 10-12 साल से वो क्रिपल्ड था, और उस सारी मेटिकुलस प्लानिंग से, टीम वर्क से हमने उसको खड़ा कर दिया। सर 2 साल लगे इस सर्जरी में?
मतलब पूरे उनके रिकवरी में 2 साल लग गए। वो केस इसलिए स्पेशल है क्योंकि उसमें चारों जॉइंट्स डैमेज थे। किसी को चलना है तो उसके हिप भी ठीक होने चाहिए, नीज भी ठीक होने चाहिए, तो वो चारों को एक एक करके, कोई जल्दी नहीं करी, 6-6 महीने का गैप भी दिया, उसको रिकवर करने का टाइम दिया। उसकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बहुत कम थी, इसलिए हमने पूरा 2 years का उसको प्लान बना के दिया एंड ही स्टिक टू द प्लान कंप्लीटली। ही वाज अलाइंड विद अस, पूरी टीम के साथ। जैसा हम फिजियोथेरेपी कराते थे, सर्जरी के प्रिकॉशन देते थे, सब करता था, और आज वो कंफर्टेबली सारे जॉइंट के साथ चल रहा है। ओके सर, आपने बताया कि आपने 1 by 1 सारी सर्जरीज की। एक साथ सर्जरीज नहीं होती है ना, अगर दोनों जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो? सो नी रिप्लेसमेंट में अगर हम वेस्टर्न डेटा को कंपेयर करें वर्सेस इंडियन डेटा, काफ़ी डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम दोनों साइड के जॉइंट्स की बहुत कॉमन पाई जाती है, स्पेशली फीमेल्स में, क्योंकि इंडियन माइंडसेट एक होता है कि जितना हम डिले कर सकते हैं सर्जरी को हम करें। तो वो जब बिल्कुल ऐसा लास्ट स्टेज हो जाता है, जब उनका डेली एक्टिविटीज़ बिल्कुल हैम्पर हो जाती है, तब वो यूजुअली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। और बाय द टाइम दोनों जॉइंट्स एक ही सिचुएशन में होते हैं, मतलब दोनों ही ख़राब होते हैं। तो जब हम उनका एक्सरे देखते हैं, उनको कंडीशन देखते हैं, तो हम उसके हिसाब से, प्लस एक ये फैक्टर हो गया कि कौन सा जॉइंट ज़्यादा ख़राब है। इफ़ बोथ द जॉइंट्स आर अफेक्टेड देन ऑब्वियसली दोनों साथ में होना चाहिए। बट क्योंकि दोनों जॉइंट्स करने से पेशेंट को मेडिकली रिस्क हो सकता है ज़्यादा, तो हम हमेशा उसकी मेडिकल इवैल्यूएशन पूरा करते हैं। ये देखते हैं कि पेशेंट दोनों जॉइंट्स की सर्जरी कराने के को झेलने लायक है या नहीं है। उसमें पेशेंट का वेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी एज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर वो बहुत एल्डरली है या बहुत ओबीस है तो उस केस में हम 1 by 1 जाते हैं। अगर पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, उसका शुगर बिल्कुल कंट्रोल ना हो, या ऐसा कोई और मेडिकल इशू हो जिसकी वजह से अगर हम दोनों करेंगे तो उसको कोई ना कोई और मेडिकल इशू ना हो जाए, उन सिनेरियोज में हम 1 by 1 जाते हैं। बट अदरवाइज अदर कंडीशंस आर वेल कंट्रोल्ड और दोनों जॉइंट्स का ज़रूरत है तो हम दोनों भी कर सकते हैं। तो डेटा कहता है कि 60 से 70% पेशेंट्स में दोनों जॉइंट्स एक साथ ऑपरेट करते हैं, और 30 to 40% पेशेंट ऐसे होते हैं जो 1 by 1 जाते हैं। ओके सर, आपने बताया था कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें जॉइंट प्रॉब्लम्स बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलती हैं। क्या रीज़न हो सकता है इसका? देखिए, इंडियन पॉपुलेशन में 2-3 बड़े कल्चरल डिफरेंसेस हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। एक तो लेडीज़ मोस्टली दे आर होम मेकर्स, वो घर में रहती हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटी इतना नहीं होता। पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं बॉडी वेट पे इफेक्ट पड़ता है, बोन डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज वो अपना ध्यान कम रखती है, फैमिली का ज़्यादा रखती है। मिल्क इनटेक मोस्टली लेडीज़ का कम होता है, बिकॉज काफ़ी लोग इंडियन पॉपुलेशन में लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत होता है कि उनको दूध हजम नहीं होता है, तो एज ए रिजल्ट कैल्शियम का इंटेक भी कम हो गया। बाहर नहीं कम जाती हैं तो सनलाइट भी एक्सपोजर कम हुआ, तो विटामिन डी भी कम हुआ। और न्यूट्रिशियस डाइट भी आजकल इंडियन डाइट में बहुत कम है। जैसे मोस्टली हमारी जो डाइट्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, फैट ज़्यादा है, प्रोटीन कम है। तो जब प्रोटीन कम है तो मसल भी अच्छे से बिल्ड नहीं होता, तो हमारा फैट बढ़ गया, हमारा प्रोटीन कम हो गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा हो गया। आजकल इंडिया स्लोली एंड स्टेडली डायबिटिक कैपिटल बन गया। हर घर में हर दूसरे पेशेंट को, फैमिली मेम्बर को शुगर है, तो शुगर भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुल मिला के उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, वेट मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है, डाइट अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर मिलके हमने देखा कि जो हमारी अपनी कॉमन प्रैक्टिस में भी 70% के आसपास जो हम पेशेंट्स ऑपरेट करते हैं, दोज आर फीमेल्स, और 25 to 30% मेल्स होते हैं। तो और उनका एज ग्रुप भी थोड़ा जल्दी होता है, क्योंकि क्या एज ग्रुप के लोग आते हैं आपके पास ज़्यादा? सो नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट 50+ के बाद ही होता है, बट लेडीज़ में हमने देखा है कि वो 50s और 60s में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स होंगे, और जेंट्स में 65, 70 या उससे लेटर, जो कि एज के साथ साथ जैसे जॉइंट्स खराब हो जाते हैं उसमें होता है। तो कहीं ना कहीं 5 से 10 साल पहले ही उनके जॉइंट्स उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो यंग एज से लेकर मिडिल एज में काम भी बहुत करती हैं। और पहले ज़माने में तो किचन भी बैठ के होता था, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। स्क्वाटिंग करना, इंडियन वॉशरूम यूज़ करना, नीचे बैठने का हैबिट सब लोगों का होता है, खाना भी कई लोग नीचे बैठ के खाते हैं। उन सब एक्टिविटीज़ से जहाँ भी हम नीचे बैठते हैं, आलती पालती मारते हैं, या इंडियन कल्चरल प्रैक्टिसेस में नीचे बैठते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा देते हैं। ओके सर, जैसे अभी आपने बताया कि फीमेल्स के क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से उनके जॉइंट में इश्यूज ज़्यादा बढ़ते हैं, उनको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किन किन कंडीशंस में, किन किन सिचुएशंस में नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज कराई जाती है? अब हम बात करें, किसी को नी प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट पहली बार आता है उसको हम नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट करते हैं। नी रिप्लेसमेंट को हम एक लास्ट ऑप्शन मानते हैं,
बट उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है जो पेशेंट आया है वो हमारे से पहले कितना और ट्रीटमेंट ले चुका है। अच्छा। मान लिया आप कोई पेशेंट ऐसा है जो 3 साल से नी का ट्रीटमेंट करा रहा है, चाहे उसने दवाई भी लिया, फिजियोथेरेपी भी किया, इंजेक्शन भी लगवा लिया, कोई आयुर्वेदिक मसाज भी कर लिया, ऑयल मसाजिंग भी कर लिया, ब्रेसेस भी पहन लिए, सब चीज़ें ट्राई कर चुका है। एंड नाउ आज वो ऐसी स्टेज पे है, वो व्हीलचेयर बाउंड है या वॉकर लेके चलता है। धीरे धीरे लास्ट 2 साल में इतना कम चल रहे हैं कि बैठने का काम ज़्यादा हो गया, तो बैक भी इफेक्ट हो गई है, वेट भी बढ़ रहा है। तो ऐसे जब पेशेंट्स आते हैं बिल्कुल एंड स्टेज में, जिन्होंने सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर रखी है, तो हम उनको नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं, अगर उनकी बाकी मेडिकल पैरामीटर्स अलाउ करते हैं। बट अगर फर्स्ट टाइम आया है, उसको 40s-50s में पेशेंट है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि 60 to 70% पेशेंट्स अगर वो वेट को थोड़ा कंट्रोल कर लें, 5 to 7 kg से ऑलमोस्ट नी पेन पूरा गायब हो जाता है। और अगर वो कुछ ना कुछ अपना रेगुलर शेड्यूल में कुछ नी एक्सरसाइजेज ऐड कर लें, या बेसिक एरोबिक्स हो गई, स्विमिंग हो गया। अब सबके एक्सेसिबल तो नहीं होता स्विमिंग, तो हम आमतौर पे जो ओपन जिम लगे होते हैं पार्क्स में, सोसाइटीज़ में, उसमें भी हमारे पास क्रॉस ट्रेनर, लेग प्रेस और साइकिलिंग होता है। ये सब भी बहुत इफेक्टिव होता है नी के लिए। तो अगर वो वेट मैनेजमेंट करते हैं, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, नीचे बैठने की एक्टिविटीज़ कम करते हैं और डाइट में थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं, अगर वो इवन इफ उनको मिल्क सूट नहीं कर रहा, बहुत सारी ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो अगर मिल्क जिसको पसंद नहीं हो बाकी ले सकते हैं, चाहे वो लस्सी, दूध, छाछ वगैरह सब कुछ हो। नॉन वेजिटेरियन या एगिटेरियन है तो एग वाइट्स लेंगे तो उससे भी डायरेक्ट सोर्स प्रोटीन और कैल्शियम का मिलता है। और आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी आते हैं, आयुर्वेदिक वो भी आते हैं, जैसे सत्तू होता है, या उस तरीके के लोकल चीप एंड बेस्ट मिल जाती हैं। तो इन सबसे प्रोटीन, कैल्शियम इंटेक वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन इंटेक हो गया और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, ये पहला स्टेप होता है जो हम हर एक को एडवाइस करते हैं। दवाई सेकंड या थर्ड पे आता है। तो मोस्टली जब ये सब चीज़ें, आमतौर पे ये क्या हैबिट चेंज करने वाली चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली ओल्ड हैबिट्स का भी चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब वो रोज़ घर में अगर उन्होंने पकौड़े ही खाने और हफ्ते में 3 दिन खाने, तो मुश्किल है कि वो वहाँ से शिफ्ट होकर दलिया पे चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट है। तो उनका टेस्ट वैसा है। अगर वो राइस ईटिंग पॉपुलेशन है, हम उनको मना करें राइस खाने के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट है। रोटी ज़्यादा खाते हैं, दालें वगैरह कम लेते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जिनको 100 को बताएंगे तो 20-30% ही अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं एंड स्टिल दे आर कंप्लेनिंग कि हमें नी पेन हो रहा है, तो फिजियोथेरेपी हो गया, होम एक्सरसाइजेज हो गया, हॉट थेरेपी हो गया, गर्म सिकाई होता है, ऑयल मसाजिंग होता है, ये सारी ऑप्शंस हम उनको देते हैं। कई लोग आयुर्वेदिक मसाज को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि मसल्स टाइट होती है, वो रिलैक्स हो जाती हैं और वो एक्सरसाइज करते हैं तो ठीक हो जाता है। मेडिसिन का रोल भी आता है, जिसमें पेन किलर्स वगैरह तो बहुत मिनिमल यूज़ होता है, बिकॉज बहुत से लोगों को थोड़ा बॉर्डरलाइन किडनी का इशू होता है, किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो दवाई हर पेशेंट के लिए सोच समझ के हम देते हैं कि उनका प्रोफाइल कैसा है, उनको शुगर तो नहीं है, उनको किडनी का इशू तो नहीं है। और साथ में कुछ सप्लीमेंट्स जैसे कि कैल्शियम हो गया, आजकल ग्रीस बनाने के भी सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे कार्टिलेज जनरेट करने के लिए। ऑल्दो वो बहुत ग्रॉसली इफेक्ट नहीं करते, बट कोई नुकसान भी नहीं करते, तो उनको बता के कि भाई आपने एक्सरसाइज भी करना है, बट यू कैन टेक दिस सप्लीमेंट, दे विल हेल्प। 20-30% इससे भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप एक्सरसाइज भी जितना हो सके करें, एटलीस्ट 3 to 4 times a week करें, इफ नॉट ऑल 7 days। दे शुड चेंज सम डाइट पैटर्न ऑल्सो, जिसमें प्रोटीन इंटेक बढ़ जाए, मिल्क और कैल्शियम इंटेक बढ़ जाए, और साथ में ये थोड़ा बहुत मेडिकेशन। अब मान लीजिए किसी को कहीं ट्रैवल करना है, कोई लंबा खड़े होने का, किसी के घर में शादी है, ऐसे कुछ एपिसोड में हम उनको दे भी देते हैं कि 5 दिन आप ये मेडिकेशन ले सकते हो। फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग फ्लैट फुटवेयर पहनते हैं, वो उसका ग्रिप नहीं होता है, तो हम यूजुअली जिनको आर्थराइटिस होता है उसमें हम स्पोर्ट्स शूज़ ज़्यादा एडवाइस करते हैं, या सॉफ्ट कुशन्ड स्लीपर्स एडवाइस करते हैं। तो हमने डाइट में चेंजेस किया, एक्सरसाइज किया, थोड़ा मेडिकेशन किया, और अगर वो खुद से एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वी एडवाइज देम फिजियोथेरेपी ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम सब ट्राई करते हैं। अगर ये सब फेल हो जाता है तब हम उनको इन्वेजिव तरीके बताते हैं, यानी कि आजकल रेंज है, जैसे इंजेक्शंस का लोग बोलते हैं, भाई दर्द का भी होता है, ग्रीस का भी होता है। PRP की एक चीज़ है जिसमें हम प्लाज्मा प्लेटलेट डाल देते हैं। तो ये इंजेक्शन है, ये ऑफकोर्स सर्जरी से पहले का स्टेज है, बट इसमें हम नीडल से इंजेक्शन लगाते हैं और ये बताते हैं कि ये सब में फ़ायदा नहीं देता है। इट इज़ अ हिट एंड ट्रायल मोस्ट ऑफ द पेशेंट में, और देगा तो इट्स का टेम्परेरी इफेक्ट है।
अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और साथ में इंजेक्शन लगवा लेते हैं, यस उसका इफेक्ट साल 2 साल निकल जाएगा। बट ये सारे ऑप्शंस हम सोचते हैं कि इम्पॉर्टेंट है हमारी इंडियन पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि 10 में से 7-8 पेशेंट इन्हीं चीज़ों पे कुछ साल और कंफर्टेबली निकाल लेते हैं। और जब ये सब चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाएं तब तो ऑफकोर्स नी रिप्लेसमेंट उनके लिए फाइनल ऑप्शन बन जाता है। बिकॉज जब भी नी रिप्लेसमेंट हो, हम ये मान के चलें कि वो फाइनल हो, उसके बाद कुछ और ना करना पड़े। क्योंकि जो ऑलरेडी 50-60s में है, हम चाहेंगे कि उनके लाइफ लॉन्ग वो चलता रहे। सर जैसे अभी आपने बताया कि आप सबसे लास्ट एक प्रायोरिटी रखते हैं कि अब रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है, उससे पहले आप सारे तरीके ट्राई करते हैं कि एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं, मसाजेस, ऑयल्स, फिजियोथेरेपी, सारा कुछ सजेशन आप देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, इसको कराने से पहले आप क्या क्या टेस्ट अपने पेशेंट्स पर करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एक इलेक्टिव प्रोसीजर है। कि भाई पेशेंट को कुछ महीनों से दिक्कत हो रहा था, अब वो सर्जरी कराना चाहता है, अब वो आया ठीक होने, तो उनके साथ साथ जो भी मेडिकल इश्यूज है वो तो हमें पहले उसको चेक भी करना है, और अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो उसको पहले कंट्रोल करना है। जैसे उनका हम हार्ट का चेकअप करते हैं, जिसमें इको वगैरह, ईसीजी और स्ट्रेस इको होता है। हम लंग्स के लिए चेस्ट एक्सरे, और कभी कभी किसी को पुराना लंग्स का प्रॉब्लम हो, जैसे दमे की दिक्कत हो, तो उसमें हम अपना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग टेस्ट भी करते हैं। फिर हम उनके ब्लड टेस्ट में उनका हीमोग्लोबिन देखते हैं, लिवर फंक्शन देखते हैं, किडनी फंक्शन देखते हैं, और उनके क्लॉटिंग कैसा है, ब्लड का थिकनेस है, थिननेस कितना है, वो देख लेते हैं। और उसके अलावा मोस्टली उनकी मूवमेंट कितना है, कितना वो चल पा रहे हैं, अभी उनका कितना चैलेंज है, क्या क्या एक्टिविटीज वो कर पाते हैं। तो उनको एक सर्जरी से पहले वो क्या क्या चीज़ें कर पा रहे हैं और सर्जरी के बाद वो क्या कर पाएंगे, तो उनको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देने के लिए हमें उनको पहले चेक करके बताना पड़ता है कि भाई हम ये सारे टेस्ट करेंगे, इनको अगर इसमें कुछ कमी पेशी आएगी पहले उसको ठीक करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे पेशेंट्स को ये उम्मीद होता है कि आज हम तो 6 महीने से नहीं चल रहे, लेकिन नया जॉइंट लगवा लिया तो हम कल से दौड़ना शुरू हो जाएंगे। तो वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी देना जरूरी है कि टेस्ट तो किए, सर्जरी के लिए फिट भी हो गए, अब उसके आगे सर्जरी में जाने से पहले उनके साथ एक फ्रैंक कम्युनिकेशन, एक डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप जो सवाल पूछ रहे हैं, यही सवाल हर पेशेंट पूछता है, तो उनको रियलिस्टिकली बताना कि आप क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए, अब कोई एक हमारे पास एक कर्नल आया, वो गोल्फ खेलना चाहते थे, वो खेल नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर हम 2-4 किलोमीटर चलना पड़ता है, हर बॉल के बाद आपको बहुत वॉक करना पड़ता है, रास्ता ऊंचा नीचा ढलान होती है। तो वो उन्होंने सर्जरी इसलिए कराया, लेकिन उन्होंने बहुत थॉरली मेरे से डिस्कस किया कि क्या अगर मैं गोल्फ नहीं खेल पाऊंगा तो मैं नहीं कराऊंगा, बिकॉज मैं नॉर्मल घर के अंदर छोटा मोटा वॉक करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम नॉट एबल टू प्ले गोल्फ, इसलिए मैं कराना चाहता हूँ। सो आई वांट टू नो वेदर आई विल बी एबल टू गो बैक टू माई स्पोर्ट्स और नॉट। सो हर एक का अपना कोई ना कोई एक कारण होता है, वाई पर्पस होता है। वो पर्पस सॉल्व अगर नहीं हुआ तो वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो हमें पूछना होता है उनसे, और उनको क्लैरिटी भी देनी होती है क्या ये आप पर्पस अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उनका पर्पस अचीव हुआ या नहीं हुआ एट लास्ट? उनका हुआ, ऑफ कोर्स उनका हुआ। तो कैसा एक्सपीरियंस था उनका, कैसा रिएक्शन था आफ्टर द सर्जरी? सो ऑफ कोर्स जब सर्जरी होता है तो फर्स्ट 4 वीक्स जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें पेशेंट थोड़ा सा फ्राइटेंड भी होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत कोई भी सर्जरी होगा, हालांकि हम सारे पेन मेजर्स यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत दर्द तो होगा। फिर जब फर्स्ट टाइम हम वॉक करना शुरू करते हैं, पहले हम उनको वॉकर देते हैं, फिर हम स्टिक देते हैं, फिर इंडिपेंडेंट कराते हैं। तो एक जो नए जॉइंट और पुराने जॉइंट का जो फ़र्क है, उसमें बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम पे हैंड होल्डिंग टीम का बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो हैंड होल्डिंग करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होता, वो एक्सरसाइज करते रहते हैं। कई बार क्या होता है, वो इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो एक्सरसाइज छोड़ ही देते हैं, और अगर उन्होंने एक्सरसाइज छोड़ दिया तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा वो सर्जरी के आउटकम पे पड़ता है। ओके सर, आपने बताया कि आफ्टर सर्जरी भी कभी कभार पेन होता है, तो इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को? सर्जरी के बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस हम देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम कोल्ड पैक यूज़ करते हैं, आइस पैकिंग जिसको बोलते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। ऑलमोस्ट 40 to 50% पेन किलर का रिक्वायरमेंट सिर्फ आइस पैक यूज़ करने से ही कम हो जाता है। सो फर्स्ट 1 or 2 months पेशेंट रेगुलरली आइस पैक भी करता है, दिन में 3-4 बार से शुरू करके बाद में वो हफ्ते में 2 बार, दिन में 2 बार, फिर धीरे धीरे वो कम भी कर देता है, कभी कभी फिर SOS बेसिस पे करता है। बट आइस पैक एक ऐसा टूल है जो उनकी पेन किलर की रिक्वायरमेंट को कम करता है। स्पेशली एक्सरसाइज के बाद जो पेन बढ़ता है
उसको हम आइस पैक से कंट्रोल कर पाते हैं। Okay. उसके साथ साथ हम उनको थोड़ा नर्व मेडिकेशन, नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देते हैं, थोड़ा बोन्स के लिए कैल्शियम देते हैं, ब्लड थिनर भी देते हैं, सो दैट इस सर्जरी के बाद कभी कभी रेयरली किसी को ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उनको ब्लड थिनर पे भी 1-1.5 महीना रखते हैं, जब तक वो फुली रिहेबिलिटेट यानी कि अपना आराम से सारे काम करने नहीं लगते। ओके सर, अभी आपने आइस पैक के बारे में बताया था कि आप उनको सजेस्ट करते हैं कि वो आइस पैक लगाएं अपने नीज़ पे। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह की चोट पर किस तरह की सिकाई करनी चाहिए, गर्म सिकाई करनी चाहिए, ठंडी सिकाई करनी चाहिए, उसके बारे में बताइए थोड़ा। मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पर सर्जरी होगा या जहाँ कोई फ्रेश चोट लगा है उसमें आइस पैकिंग होता है। ये 2 कंडीशन है जिसमें हॉट पैक कभी नहीं करते। मतलब जो फ्रेश इंजरी होती है, फ्रेश इंजरी हुआ, किसी को एंकल पे मोच आ गया, किसी को अचानक गिरने से चोट लग गया, और किसी का सर्जरी हुआ है, इन दोनों कंडीशन के बाद हमें सिर्फ आइस पैक यूज़ करना है, वहाँ पर हॉट फोमेंटेशन नहीं किया जाता। और अगर किसी को बैक स्पैज़म हो गया, मान लिया वेट उठा लिया, कमर में दर्द हो गया अचानक, या कुछ खेलते हुए मसल में स्पैज़म हो गया, टाइटनेस हो गया, तो उसमें हम गर्म सिकाई यूज़ करते हैं। और जहाँ आपको कन्फ्यूजन है वहाँ आइस कर लो। अच्छा, जहाँ कंफ्यूजन है वहाँ आइस कर लो। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जो इनमें से कवर नहीं हो रहा है, वहाँ आइस कर ले, बिकॉज आइस नुकसान नहीं करेगा। गरम उन जगहों पे नुकसान कर सकता है जहाँ पर सर्जरी के बाद का है या चोट के बाद। कई लोग चोट के बाद वो पहले ज़माने में हम वो हल्दी वल्दी लगाते थे, गरम करके रोटी लगा देते थे। आजकल आज भी आते हैं पेशेंट वो जो पहलवान से ट्रीटमेंट करा के आते हैं, तो जो एंकल स्प्रेन पे जहाँ आइसिंग करना था वहाँ पर वो 10 दिन से वो गरम तेल के मालिश और सब कुछ कर रहे हैं और वहाँ से इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए आइसिंग कभी भी नुकसान नहीं करेगा। ऑफ कोर्स कई पेशेंट्स इस चीज़ के लिए ज़रूर बोलते हैं कि विंटर्स में इतना ठंड है, हम आइसिंग कैसे करें, तो हम उनको यहाँ तक बताते हैं कि आप सनलाइट में बैठ के भी कर सकते हो, एंड यू मे रिमूव इट आफ्टर 8 to 9 मिनट्स 10 मिनट्स, जब आपको ज़्यादा कोल्ड लगे, एंड देन यू कैन टेक अ ब्रेक और बीच बीच में आप लगा सकते हैं। ओके सर, आपने ऑयल्स के बारे में बात की थी। इंडिया में ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर थोड़ा सा जोड़ों में दर्द हुआ तो ऑयल लगा लिया या कुछ अलग तरीके के कुछ ऑइंटमेंट्स लगा लिए। एक्चुअल में इफेक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं? सो टाइप ऑफ ऑयल से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मसाज के तरीके से फ़र्क पड़ता है। तो आप चाहे कोकोनट ऑयल यूज़ करें या घर का बना हुआ कोई ऑयल यूज़ करें, या वो आजकल वो ऑर्थो ऑयल और दुनिया जहाँ के ऑयल आते हैं, आप कोई भी ऑयल यूज़ करें, मसाजिंग के मेथड से फ़र्क पड़ेगा। और क्या तरीका होता है राइट वे टू मसाज? राइट वे मोस्टली तो हम कहते हैं कि हार्ट की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए, बिकॉज हमें क्या मसाज से क्या हम सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं मसल का, और सर्कुलेशन किस तरफ बढ़ना चाहिए, जिस तरफ ब्लड जाता है। तो हम लेग्स का अगर मसाज कर रहे हैं तो ब्लड हार्ट की तरफ आना चाहिए ना, तो इसलिए हमारा सर्कुलेशन का डायरेक्शन, हमारा मसाज का डायरेक्शन टुवर्ड्स दी हार्ट होगा। आर्म में करेंगे वो भी टुवर्ड्स दी हार्ट होगा, लेग में करेंगे वो भी टुवर्ड्स दी हार्ट होगा। तो दैट्स अ यूजुअल डायरेक्शन, बट कई जगह पे लोग राउंड मसाज भी करते हैं, पर अल्टीमेटली व्हेन यू हैव टू चूज अ डायरेक्शन इट हैज़ टू बी टुवर्ड्स दी हार्ट। ओके सर, हमने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्जेशन की। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक्चुअल में होती कैसे है सर्जरीज, क्या करते हैं आप? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नी रिप्लेसमेंट का मतलब है कि पुराना सारा घुटना निकाल देंगे, नया डाल देंगे, बट ऐसा नहीं होता। इसका जो नाम है रिप्लेसमेंट, एक्चुअली में ये रीसर्फेसिंग होता है। इसमें जॉइंट को रिप्लेस नहीं किया जाता, जो जॉइंट के जो एंड्स हैं वो जो घिस चुके हैं, वहाँ पर कार्टिलेज या ग्रीस खत्म हो गया है, सिर्फ उस एंड के ऊपर एक नया कैप लग जाता है। तो अपर वाली बोन जो हमारी फीमर या थाई बोन होती है उसके ऊपर भी एक कैप लगता है, नीचे वाली बोन जो टिबिया जो आके मिल रही है उसके ऊपर भी एक सपोर्ट लगता है, और बीच में एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है, पॉलीथाइलिन कहते हैं, वो हमारे ग्रीस की तरह काम करता है। तो ये 2 मेटल के बीच में एक प्लास्टिक कंपोनेंट होता है जिसपे हमारी सारी स्मूथ मूवमेंट होती है। ओके, मतलब कुछ निकाला नहीं जाता है। हाँ, सिर्फ जो डैमेज पार्ट है उसको क्लीन कर दिया जाता है थ्रू स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, और जो स्पेस बनता है उसमें नया 2 मेटल के पार्ट और बीच में एक नया कार्टिलेज के बजाय हम प्लास्टिक का पार्ट डालते हैं। तो कॉम्बिनेशन ये 3 पार्ट्स को हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। सर पेनफुल होता है ये? देखो, जहाँ भी कोई स्किन कट होगा, बोन कट होगा, अब हम छोटा सा कॉर्नर भी लग जाता है टेबल का तो कितना पेन होता है। अगर हम बोन को कट करें पेन तो होगा, लेकिन आजकल के जो मेथड्स हैं जिसमें हम नर्व्स को ब्लॉक कर सकते हैं, आइसिंग कर सकते हैं, जितना जल्दी हम पेशेंट को मोबिलाइज करते हैं उतना ही पेन कम होता है। और किसी को अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, किसी को और इश्यूज़ हैं, उसको अगर हम अच्छे से कंट्रोल करते हैं तब भी पेन कम होता है। तो ये बड़े सारे फैक्टर्स को हम पहले से ही लेके चलते हैं जिससे कंबाइंड तरीके से हम पेन को एक मैनेजेबल सिचुएशन में लाते हैं। इसलिए पेशेंट फर्स्ट डे से कुछ 4-5 घंटे के अंदर ही अपना फर्स्ट वॉक ले लेता है।
कभी ऐसा होता है सर कि पेशेंट आपके पास आया फुल माइंड मेकअप करके, हाँ मुझे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है, लेकिन बाद में वो थोड़ा डर गया हो कि नहीं हो सकता है पेनफुल हो, या उसने अपना डिसीजन चेंज किया हो आपसे कॉन्वर्सेशन? बहुत बार होता है। हालांकि आने से पहले ही वो कितनी बार वो हॉस्पिटल के दरवाजे से ही वापस जा चुके होते हैं, बट उनके बच्चे समझाते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है तो आके मिलते हैं। सो वहाँ पर हमारा यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उनको एक रियलिस्टिक पिक्चर देना, जो चीज़ें उनको डाउट है उनको डाउट सारे क्लियर करना। और ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल पेन नहीं होता है, बट उनको ये पता है कि कल को उनको गॉल ब्लैडर का प्रोसीजर कराना हो, पेन तो उसमें भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मेथड्स आजकल हमने पेन के अडॉप्ट किए हैं, उससे उनका पेन ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आता है जो कि किसी नाखून की या गॉल ब्लैडर की या किसी और सर्जरी के बराबर होता है। ओके सर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं कि जहाँ पे सर्जरी ना करानी पड़े? हाँ, सो जहाँ हमें लगता है कि जॉइंट अभी लास्ट स्टेज तक नहीं पहुँचा है, तो उसमें हमारे पास जैसे हमने आपको बताया दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, वो सारी चीज़ें हैं, इंजेक्शंस भी हैं। और कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे थोड़ा सा यंगर पेशेंट अगर होगा 40s, अर्ली 40s में या 50s में, जहाँ पर हमें लगता है कि अभी पेशेंट की एक आमतौर पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75-80 तक है, तो 40 साल तक ये घुटना नहीं चलेगा, तो कैन वी गिव समथिंग एल्स? अगर सारी ऑप्शन एग्जॉस्ट हो गई हैं, कुछ और चीज़ बचता है, तो उसमें भी एक पुराने टाइम से एक प्रोसीजर चला आ रहा है जिसको हम ऑस्टियोटमी कहते हैं, HTO कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम जॉइंट नहीं रिप्लेस करते, सिर्फ जब हम चलते हैं तो हमारा मेजर वेट जो पड़ रहा होता है उसी जगह पड़ रहा होता है जहाँ पर आर्थराइटिस है या जहाँ पर ग्रीस खत्म हुआ पड़ा है। तो हम जॉइंट बोन की अलाइनमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जिससे उनको 8 से 10 साल मिल जाते हैं। अच्छा, वो ब्रीदिंग स्पेस हो जाता है। तो उनको आज सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, नी रिप्लेसमेंट। अगर वो 8 से 10 साल हम उसको टाल सकें, खासकर उन पेशेंट को जो यंगर मिडिल एज ग्रुप में है, 40s में है। अब क्या है कि एक जो ड्रॉबैक हम मानते हैं नी रिप्लेसमेंट का, ये है कि भैया आप रनिंग अवॉइड करना होता है इस प्रोसीजर के बाद। हमें जंपिंग नहीं करना है, हमें फुटबॉल जैसा गेम नहीं खेलना है जिसमें कहीं टकरा के हम गिर सकते हैं, जैसे जिनको हम हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है, स्पेशली जो विलेज से आते हैं, तो जैसे अब मेरे को एक एग्जांपल याद है जिसमें वो लेडी आई, 42-43 की एज था, और उनका काम था, उनके घर में सारे कैटल था, वो फार्मिंग करते थे और दूध निकालना ये सब चीज़ें खुद करते थे, और उसके लिए उनको नीचे बैठना पड़ता था। तो उनका ये था कि जो भी आप ट्रीटमेंट करो, अगले मुझे 5-10 साल यही काम करना है, तो मैं फार्मिंग भी कर सकूं, स्क्वाट भी कर सकूं। अब नी रिप्लेसमेंट हम फुल स्क्वाट अवॉइड कराते हैं, तो उनको हमने बोला कि हम आपको दूसरा ऑप्शन देते हैं, ये 8-10 साल चल जाएगा। अच्छा। तो आप वो ले सकते हैं, और जब आप ये सब काम खत्म कर देंगे और आपको पेन वापस आएगा, तब आप नी रिप्लेसमेंट कराना। तो वो लेडी को हमने 2011-12 में तब किया था, और अब जाके 2023 में आके उन्होंने वापस अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट कराया। तो उस 10-11 साल की जर्नी भी हमने देखी, वो उनका पेन रिलीफ हो गया और वो अपना सारा वो काम कर पाए। अब वो समझ लो रिटायर हो गए, अब दर्द बढ़ गया, वापस 10-12 साल बाद दिक्कत हुआ, तो अब हमने उनका रिप्लेसमेंट भी कर दिया। तो जो मिडिल एज ग्रुप है उसमें हमारे पास ये ऑप्शन हमेशा रहता है, जो कि उनको 8 से 10 साल का, 12 साल का एक ब्रीदिंग स्पेस दे देता है। सर, जैसे कि अभी हमने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में बात की, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत से लोगों का ये कंसर्न रहता है कि हम सर्जरी के बाद चल भी पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, कितने टाइम बाद चल पाएंगे, तो एक्चुअल में कितना टाइम लगता है? तो आमतौर पे देखें, अगर हम सिंगल साइड ऑपरेट करते हैं तो हम मानते हैं कि भाई 3 हफ्ते में वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, और 6 to 8 वीक्स यानी कि टोटल मैक्सिमम 2 मंथ्स में वो गाड़ी चलाना, बाहर जाना, मार्केट जाना, मॉल जाना, सब जगह 1.5 से 2 महीने में सारी रिकवरी हो जाती है। यही चीज़ अगर हम दोनों साइड करनी देखें तो वो जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो 1-1.5 हफ्ता लेटर यानी कि 4 से 5 हफ्ते में, और फुल एक्टिविटी ऑलमोस्ट चाहे हम सिंगल साइड करें चाहे दोनों साइड करें, 2 महीने के अंदर वो सब काम कर लेते हैं, जिसमें गाड़ी चलाना, वॉकिंग करना। ऑफ कोर्स हम 2 व्हीलर अवॉइड कराते हैं, बिकॉज 2 व्हीलर में बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। 4 व्हीलर दे कैन ईजिली ड्राइव, दे कैन डू ऑल डेली एक्टिविटीज़, सीढ़ी चढ़ना उतरना, बाहर वॉक पे जाना, पार्क में जाना, मॉल जाना, 1-8 घंटा खड़े होना। ऑफ कोर्स ये एक आइडियल सिनेरियो है। कभी कभार हम देखते हैं कि पेशेंट लंबा बेड रिडन था, तो उसको हम टाइम थोड़ा एडजस्ट कराते हैं, उसकी फिजियोथेरेपी हम स्लो करते हैं। कई बार वेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑल्दो हम हर पेशेंट को कोशिश करते हैं कि हम 8 से 10 किलो, अगर वो वेट मान लिया 80 या 85 kg से ऊपर है,
और पेशेंट का हाइट भी कम है, यानी कि BMI बहुत ज़्यादा है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि 5 से 10 किलो वो लूज़ करें। बट जैसे मैंने आपको बताया, फूड हैबिट्स चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। अब वो कहते हैं कि हम वॉकिंग करना चाहते हैं लेकिन हम नी की वजह से कर ही नहीं पाते। तो डाइट उनका बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वॉकिंग बहुत कम है, तो हम फैट बर्न कैसे करें, हम वेट कम कैसे करें। सो ये बड़ा कैच 22 सिचुएशन होता है कि हम पहले वेट कम कराएं या हम उनका सर्जरी करके उनको चलाएं। तो कुछ जगह पे हमें लगता है कि जो बहुत ही ग्रॉसली ओबीस पेशेंट है उसमें हम उनको यहाँ तक कि फिजिशियन से कंसल्ट करके कुछ मेडिसिन भी देते हैं जिससे थोड़ा उनका वेट डाउन होता है, 7-8 किलो फर्क पड़ता है। थोड़ा सा उनको फिजियोथेरेपी कराते हैं सर्जरी से पहले, जिसको हम रिहैब की जगह प्रीहैब बोलते हैं। प्री सर्जरी रिहेबिलिटेशन को हम प्रीहैब बोलते हैं। तो 2-4 हफ्ते हम उनको उसमें डालते हैं ताकि थोड़ा सा वो मसल स्ट्रांग हो जाए और वो सर्जरी के बाद वाली जो फिजियोथेरेपी उसको झेलने लायक हो जाए। तो ये एक्टिविटीज़ करके हम मोर और लेस पेशेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं और 1.5 से 2 महीना हम मान के चलें कि सारी एक्टिविटी में जाने को लगता है। ओके सर, आपने बताया कि वो सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं। एक बार में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ना उनके लिए सही रहता है? तो पहले जब हम इनफैक्ट जब सिंगल साइड करते हैं तो हम वीक 10 डेज के बाद ही उनको फर्स्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर यानी कि 10 से 12 सीढ़ी चला देते हैं। एक बार ऊपर गए, नीचे आ गए, फिर 2 दिन में 2 बार करते हैं। तो कुल मिला के 3rd वीक तक वो पूरा एक फ्लोर अप एंड डाउन कर लेते हैं। 4th या 5th वीक में हम उनको 2 फ्लोर का चैलेंज देते हैं। फिर जब वो साइकिलिंग करने लग जाते हैं, बिकॉज एक कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिससे हमें पता लगता है कि अब ये सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार है। एक तो साइकिलिंग एक्टिविटी है, 10 to 12 मिनट्स अगर वो स्टेशनरी साइकिल कर सके, दैट गिव्स इनफ स्ट्रेंथ टू दी थाई मसल, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा थाई मसल है, क्वाड्रिसेप्स, जिससे हम सीढ़ी भी चढ़ते हैं, बैठ के उठते हैं, सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो स्टेयर क्लाइंबिंग थोड़ा स्ट्रेनस होता है बिकॉज हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमारा बॉडी का ऑलमोस्ट 3 to 5 टाइम्स बॉडी वेट उस नी पे पड़ रहा है। तो इसमें किस टेक्निक से सर्जरी करी है उस पर भी हमें ये डिसाइड करना होता है कि पेशेंट को कब से सीढ़ी चढ़ाना है। अच्छा। आजकल 2 तरीके की टेक्निक होती है जिसमें सीढ़ी चढ़ने की जो टाइमिंग है थोड़ी अलग होती है। मान लिया जो टेक्निक जिसमें मसल कट किया जाता है उसमें थोड़ा लेटर होता है क्योंकि उसको रिपेयर करने का, हील होने का टाइम देता है। कितना टाइम लगता है सर? सो आजकल जो मॉडर्न टेक्निक हम यूज करते हैं जिसको हम मसल स्पेयरिंग टेक्निक बोलते हैं, जिसमें हम मसल को कट नहीं करते, उसको साइड पे रिफ्लेक्ट करके सर्जरी करते हैं। उसमें हम पेशेंट को नेक्स्ट डे भी स्टेयर क्लाइंबिंग करा सकते हैं। और ओनली थिंग इज पेशेंट का वेट अगर बहुत ज़्यादा है तो पहले हमें उनको हैंड होल्ड भी करना पड़ता है कि भाई रेलिंग पकड़ के स्टेप बाय स्टेप, पहले 5 स्टेप्स ट्रेनिंग कराया, फिर 10 कराया, फिर 15 तक चले गए। ऐसे करके एवरी वीक वी गिव देम अ न्यू चैलेंज। तो कुल मिला के 1 मंथ के एंड तक पेशेंट स्टेयर क्लाइंबिंग लायक हो जाता है। ओके सर, आपने इंटरव्यू के शुरुआत में बताया था कि हमारी जो स्लीपर्स होती हैं उसका भी असर हमारे नीज पर पड़ता है। तो जो लड़कियां हील्स पहनती हैं, क्या उनके नीज भी खराब हो सकते हैं? 200% हील पहनने से फर्क तो पड़ता है। अगर आप एक ब्रॉड हील छोटे लेंथ का पहन रहे हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो नी पे कोई अनटूवर्ड डैमेज नहीं होता। बट अगर आप बहुत बड़ा पेंसिल हील पहनते हैं एंड यू कंटिन्यू टू वॉक फॉर आवर्स एंड स्पेशली मिडिल एज और उसके बाद, तो डायरेक्ट इफेक्ट नी में पड़ता है। और स्पेशली अगर आपको नी का प्रॉब्लम पहले से ही है, सो वो जो हील पहनने वाला जो टाइम है, आई थिंक वो बिल्कुल या तो ना पहने या बिल्कुल मिनिमम टाइम के लिए पहने, जहाँ पर आपका लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेयर क्लाइंबिंग या बहुत लंबा वॉकिंग स्पेशली अनइवन सरफेस पे ना हो। तो मोर और लेस मिडिल एज या एल्डरली एज ग्रुप में, वैसे भी हमने देखा इंडियन पॉपुलेशन उस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा हील्स नहीं पहनती। छोटा जो प्लेटफॉर्म सा हील होता है जो कि आधा 1 इंच तक है, जो कि सॉफ्ट सोल वाला है, वो एक्सेप्टेबल है। दैट इज़ बेटर इवन फॉर द हील प्रॉब्लम्स। और साथ में अगर वो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उतने तक का हील वो अलाउड है। ओके सर, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनको अगर उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है तो उसके बाद वो अच्छे से अपना गेम्स जैसे क्रिकेट हो गया या अदर स्पोर्ट्स हो गए खेल सकते हैं? सो ये बात बिल्कुल क्लियरली सारे स्पोर्ट्समैन को बताना चाहिए कि जब वो नी रिप्लेसमेंट की स्टेज पे हैं, मोस्टली उनका एज 50-55 प्लस होता है। अब उसमें 2 टाइप के कैटेगरीज हैं, एक लो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, एक हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, जहाँ पर धक्का मुक्की और किसी से टकरा के गिरने का चांसेस होता है, वो एक्टिविटीज नी रिप्लेसमेंट के बाद अलाउड नहीं होती है। ऑल्दो हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा है जो चले जाते हैं, उनको लगता है कि मैं कर पा रहा हूँ तो मैं कर लेता हूँ,
तो उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि इससे आपके जो आर्टिफिशियल जॉइंट डाला हुआ है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसका जो लाइफ है, अगर हमने बोला भाई 2 डिकेड्स या उससे ज़्यादा चलेगा, 20 से 25 साल चलेगा, तो उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो 10 से 15% कम हो सकता है उसका लाइफ स्पैन। सो कहीं ना कहीं ये जो जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए कंफर्टेबल हैं। आप चाहे 5 किलोमीटर वॉक करिए, आप 2 या 3 फ्लोर ऊपर नीचे करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप 30 ईयर्स भी रेगुलरली इस लेवल ऑफ एक्टिविटी को कर सकते हैं। और लो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की बात करें, भाई कोई पूछता है हम खेल सकते हैं तो क्या खेल सकते हैं? हाँ. आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं, और बैडमिंटन खेल सकते हैं। बैडमिंटन में डबल्स में खेल सकते हैं, बट आप फुल लंज नहीं कर सकते, यानी कि दूर से नीचे झुक के बहुत एग्रेसिव शॉट, बिकॉज लंच तो कर लेंगे। सबसे ज्यादा चैलेंज है कि इन गेम्स में गिरने का रिस्क है, तो नी के ऊपर उसके आसपास के लिगामेंट्स में बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कहीं पर भी जहाँ पर फॉल्स ज़्यादा हो, और स्पेशली मिडिल एज के बाद हमारे रिफ्लेक्स भी पुअर हो जाते हैं, और अगर फीमेल्स हैं तो ऑफकोर्स उनको तो और ज़्यादा केयरफुल रहना है, अगर उनका थोड़ा वेट भी अपर साइड पे। तो कहीं ना कहीं ब्रिस्क वॉक हो गया, पार्क में वॉकिंग हो गया, ओपन जिम जो लगे होते हैं वो एक्सरसाइजेज हो गई, स्विमिंग हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ऐसे। और आजकल एक छोटा गेम आया है पिकल बॉल, वो भी कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट टू एंड फ्रो लेफ्ट राइट नहीं करना है, छोटा कोर्ट होता है। तो आप अपनी बॉडी को कंट्रोल में कर सकते हो। प्लस शुरू में जब आप स्टार्ट भी करना चाहें तो यू कैन यूज अ नी कैप सपोर्ट जस्ट टू गिव एक्स्ट्रा प्रिकॉशन और प्रोटेक्शन। मतलब कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है आफ्टर सर्जरी। ऑल्सो सर, जैसे आपने बताया था कि आप सर्जरी से पहले भी फिजियोथेरेपीज पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं ताकि वो स्मूथ रहे सर्जरी। आफ्टर सर्जरी भी फिजियोथेरेपी होती है? आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपी होती है, और वो इनिशियली डेली बेसिस पे कराते हैं। जैसे हमने जो प्रोटोकॉल बना रखा है कि भाई जितना टाइम वो हॉस्पिटल में रहते हैं, एवरी डे हम उनको 2 या 3 बार उनको वॉशरूम ट्रेनिंग देना, उठना बैठना, चेयर पे बैठना, बेड पे लेटना, करवट लेना, ये सब सिखाते हैं। जब वो यहाँ से घर जाते हैं तो फर्स्ट 10 डेज हम चाहते हैं कि वो डेली बेसिस पे फिजियोथेरेपी करें, और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी कुछ चीज़ें सिखा देते हैं कि भाई जी, क्योंकि फिजियोथेरेपी तो उनके पास 1 घंटा 2 घंटा होगा, बाकी दिन वो कैसे नेविगेट करेंगे कि भी वॉशरूम ले जाना है। तो अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक वॉशरूम एक्टिविटी ऐसी है जिसमें कमोड पे थोड़ा लोअर साइड पे होता है, हाइट उसका 15 इंच 18 इंच होता है, तो वो थोड़ा लोअर होता है शुरू में पेशेंट्स के लिए। तो हम उनको एडवाइस करते हैं, कमोड एक्सटेंशन भी लगाते हैं, जिससे थोड़ा उसका हाइट बढ़ जाता है टेम्परेरीली। 1-2 महीने के लिए वो यूज कर सकते हैं, तो उनको उठना बैठना ईजी हो जाता है। प्लस जो थोड़े ओबीस पेशेंट है, हम उनको वॉशरूम में थोड़े से चेंजेस भी बताते हैं, जैसे कि ग्रैब बार होती है। आजकल देखा होगा, सेफ्टी से पेशेंट पकड़ के आराम से बैठ भी जाता है, उठ भी जाता है। तो अगर वो मेटल की स्टील बार्स लगा देते हैं तो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होता है, कहीं स्लिप ना हो जाए। नहाने धोते टाइम हम चेयर होनी चाहिए जिसपे वो बैठ के नहा सके, वहाँ से निकलते टाइम एंटी स्किड मैट होना चाहिए। ये सब प्रिकॉशंस जो है फॉल्स प्रिवेंट करने के लिए हैं, बिकॉज फर्स्ट 1-2 महीना हमें ये प्रिकॉशंस फैमिली मेम्बर्स को भी सिखाना पड़ता है। और जब 10 डेज रेगुलर फिजियोथेरेपी हो गया, उसके बाद हम उसमें गैप देना शुरू करते हैं, यानी कि अभी डेली कर रहे थे, फिर हम ऑल्टरनेट डे शुरू हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट 10 डेज के बाद हम हफ्ते में सिर्फ 3 बार करते हैं, फिर उसके अगले हफ्ते में सिर्फ 2 बार करते हैं। आइडिया इज कि धीरे धीरे पेशेंट को इंडिपेंडेंट करते जाओ ताकि वो मोस्टली एक्टिविटीज खुद कर सके। एंड आफ्टर 4 to 6 weeks वी आस्क देम टू वॉक एज मच एज पॉसिबल, क्लाइंब स्टेयर्स, डू ऑल एक्टिविटीज। कहीं कोई दिक्कत है तो फिर हम उनको रिव्यू करते हैं। ओके सर, आफ्टर सर्जरीज ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पेशेंट फेस करते हैं और वो थोड़ा डर जाते हैं। जैसे किसी के नीज में ना आवाज़ आने लगती है, थोड़ी कट की साउंड आती है, तो वो बहुत ज़्यादा ना डर जाते हैं कि अरे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है नीज में। तो उस कंडीशंस में आप क्या सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स? हर सर्जरी के कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है। सो हम ये कहेंगे, ऑल्दो नी रिप्लेसमेंट में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेस देन 1% है उसका चांस, बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट लाइक एनी अदर सर्जरी। लेकिन बॉडी में एक फॉरेन मटेरियल डाल रहे हैं, सो एक तो बड़ा स्टेराइल एनवायरनमेंट में हमें वो प्रोसीजर करना चाहिए। कोई भी पुराना इन्फेक्शन सोर्स हो तो वो हमें कंट्रोल करना चाहिए। मान लिया कोई पेशेंट आया जिसको ऑलरेडी लेग पे कोई इन्फेक्शन है, या यूरिन में इन्फेक्शन है, या थ्रोट का इन्फेक्शन है, कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन है, तो उस टाइम पे हमें वो सर्जरी नहीं करना, पहले उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है उस टाइम पे भी आप नहीं करते हो? हाँ, कोई भी मेडिकल कंडीशन है, कोई फीवर है, कोई इन्फेक्शन है, यहाँ तक कि जब हम हीमोग्लोबिन और वाइट ब्लड सेल चेक करते हैं तो अगर वो हाई है तो हम वेट करते हैं। कोई भी सोर्स फोकस ऑफ डेंटल इन्फेक्शन पहले से है, मान लिया उन्होंने आरसीटी कराना था, वो नहीं कराया, लेकिन यहाँ इन्फेक्शन पड़ा है, तो किसी दिन वही वाला बैक्टीरिया ब्लड से होता हुआ नी में जा सकता है।
तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा इन्फेक्शन पहले से हार्बर है, आपको यूरिन में जलन होता है, आपको पहले कहीं यूरिन में इन्फेक्शन हो चुका है, या आपको पेट का कोई इन्फेक्शन है, तो उस टाइम पे हम सर्जरी नहीं कराना चाहिए। पहले उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, फिर प्रोसीजर करना है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए सर्जरी से पहले का। सर्जरी के दौरान भी हम स्टेराइल एनवायरनमेंट में करते हैं, और सर्जरी के बाद भी हम कुछ दिन एंटीबायोटिक देते हैं और इस एरिया को डस्ट से और बाकी चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो एक इन्फेक्शन ही एक ऐसा डिजास्टर वाला कॉम्प्लिकेशन है जो हमें हर तरीके से बचाना है, बिकॉज अगर वो इन्फेक्ट हो गया तो वो पेशेंट के लिए बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट करता है, क्योंकि उसमें हमें पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, और उसका रिकवरी कभी कभार दोबारा फिर से एक दो बार सर्जरी का जरूरत पड़ सकता है, विच इज नॉट गुड फॉर दैट एज ग्रुप। तो हमें वी हैव टू टेक ऑल स्टेप्स कि हम इन्फेक्शन कंट्रोल करें। कभी कभार हमें ब्लड क्लॉटिंग का डर होता है, जिसके लिए हम ब्लड थिनर ऑलरेडी देते हैं। कुछ चीज़ों में, क्योंकि इस एज में लोगों की बोन डेंसिटी भी कम होती है, कई बार फ्रैक्चर होने का भी रिस्क होता है। तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारा सर्जरी से पहले का जो तैयारी है उसमें हम ये सारे फैक्टर्स कवर करते हैं, ताकि उस पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और खुदा न खास्ता कभी हो भी जाए तो उसको मैनेज करने के तरीके भी आपके पास हैंडी होने चाहिए। सर, आफ्टर सर्जरी क्या कोई ऐसे चीज़ें भी होती है कि आपकी स्लीपिंग पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, आपकी सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, आप ये सारी चीज़ें भी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स को ये कम्युनिकेशन नहीं होता, तो वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल तो सीधा सोने में होते हैं। बट जब वो 2-4 दिन लगातार सीधा सोते हैं तो वो चाहते हैं कि करवट लें। सो उस टाइम हम उनको बताते हैं कि आप लेफ्ट साइड या राइट साइड करवट ले सकते हैं, बीच में पिलो रख के या कोई मोटा बेडशीट रख के, देन दे कैन टर्न टू अ साइड। ऑफ कोर्स शुरू में जो हफ्ता 10 दिन होता है थोड़ा सा उनको सपोर्ट का ज़रूरत होता है, तो घर का कोई फैमिली मेम्बर या कोई अटेंडेंट उनको करवट दिला सकता है। बट वंस स्टिचेस आर रिमूव्ड, जो कि हम 2 से 3 हफ्ते के अंदर करते हैं, उसके बाद वो लेफ्ट सोएं या राइट सोएं या उल्टा सोना चाहें, जैसे भी पोजीशन में वो पहले सोते थे वो अपना उस नॉर्मल उसमें आ जाते हैं। हाँ, उनको एक सेंसेशन, एक फीलिंग जरूर रहता है कि यहाँ कुछ हुआ है, बट जैसे जैसे वो चलते जाता है, जैसे टाइम निकलता जाता है और हीलिंग हो जाता है, तो उनको वो जो फीलिंग है फॉरेन बॉडी वाली वो चली जाती है। और उनका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए? सिटिंग यूजुअली हम जो चेयर भी उनको बताते हैं कि एक तो सोफा ना हो जैसा कि जिसमें धस जाते हैं, फर्म चेयर होना चाहिए, बैक सपोर्ट होना चाहिए, थोड़ा सा चेयर का जो लेवल है थोड़ा हायर अप होना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट 20 इंचेस के आसपास, 1.5 से 2 फुट का हाइट होगा, तो उनको बैठने में भी आसानी होगी और खड़े होने में भी आसानी होगी। तो फर्स्ट 1 मंथ 1.5 मंथ्स कमोड भी एक्सटेंड होना चाहिए और चेयर भी ऐसा होना चाहिए थोड़ा सा हायर साइड का। ओके सर, ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आफ्टर सर्जरी उनको हेल्पफुल रह सकते हैं उनके लिए? वही फूड आइटम जो हम बात करते थे भी, हमें प्रोटीन अच्छा मात्रा में होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट कम होना चाहिए, और कहीं ना कहीं कैल्शियम सोर्स, चाहे वो सप्लीमेंट के तौर पे हो, चाहे वो नेचुरल तरीके से मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स में हो, तो हमारा कैल्शियम इंटेक अच्छा हो, हमारा प्रोटीन का इंटेक बेटर हो, क्योंकि हमारा नॉर्मल इंडियन डाइट में प्रोटीन कम होता है, उसको थोड़ा बढ़ाना है। और ऑफ कोर्स ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे हमारा वेट गेन हो, वो अवॉइड करना है। ऑयली स्पाइसी ये सब चीज़ें अवॉइड करना है, क्योंकि हम इनिशियली थोड़ा कम चल रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स भी खा रहे होते हैं, तो हमें एसिडिटी होने का चांस ज़्यादा होता है। और कोई भी पुराना इशू, चाहे डायबिटीज़ चाहे कुछ है, उन सब चीज़ों को आगे भी कंट्रोल करना है, तो उनका मेडिकेशन छोड़ना नहीं है, वो चलता रहेगा। कुछ ऐसे स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स हैं जो आप पेशेंट्स को सजेस्ट करना चाहेंगे? जंपिंग रनिंग नहीं करना है, और थोड़ा सा इसमें ये चीज़ का माइंडसेट रखना है कि ये एक इलेक्टिव प्रोसीजर है, और जिस तरीके से, मतलब इसमें सिर्फ सर्जिकल रोल नहीं है, ये पूरा टीम एफर्ट है, पेशेंट के साथ हमें मिलके इसको करेक्ट करना है। सिर्फ ये कि भाई वो सोचे सर्जरी हो जाए और अगले दिन से मैं सारा नॉर्मल हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। तो इस जर्नी पे पेशेंट को भी इक्वली पार्टनर बनना पड़ता है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल हर हफ्ते का जो चेंज होता है, एवरी वीक वी विल गिव देम मोर एक्सरसाइजेस, तो वो एक इंक्लूसिव अप्रोच रहती है। तो पेशेंट का यूजुअली 2 to 3 मंथ्स में दे आर ऑन देयर ओन, हैप्पीली वॉकिंग विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी पेन। स्क्वाट्स वगैरह तो आप लोग अवॉइड करते होंगे करने के लिए? हम हाफ स्क्वाट्स करा देते हैं, फुल स्क्वाट नहीं कराते हैं। सो जैसे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन जब आती है, वो पूछती है हमसे कि वो प्रेयर्स कैसे करेंगे। नॉर्मली हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप, आजकल उनको उनके रिलीजन में अलाउड भी है कि चेयर पे बैठ के, जो लोग नहीं बैठ पाते नीचे, पोस्ट सर्जरी भी हम उनको यही एडवाइस करते हैं। ऑल्दो क्रॉस लेग बैठना चाहें तो वो बैठ सकते हैं, बट जो फुल स्क्वाट करने वाला जो पोस्चर है, जैसे नमाज पोजीशन में होता है, वो यूजुअली हम अवॉइड करते हैं। हालांकि हमारे अवॉइड करने के बाद भी, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस कंपल्शन, समटाइम्स वो बैठ भी जाते हैं,
उससे वो बैठ जाते हैं, उनको दिक्कत नहीं होता, फिर वो चलते, फिर एवरीडे दे डू इट। तो अगर हम ये चीज़, जैसे हमने हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स करें बताया कि भाई फुटबॉल खेलोगे, रनिंग करोगे और ऐसे ही लगातार घुटनों के बल बैठेंगे, तो उसका कहीं ना कहीं लाइफ पे, उसकी जो लाइफ स्पैन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके सर, अगर पेशेंट केयरफुल नहीं रहता है आफ्टर सर्जरी, तो क्या कभी ऐसे चांसेस भी होते हैं दोबारा सर्जरी करने की जरूरत पड़े? बहुत बार ऐसा होता है कि रिप्लेसमेंट भी फेल हो सकता है। उसमें कुछ पेशेंट फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ सर्जरी से रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं, कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, और उनके मेडिकल जो पुराने इश्यूज हैं वो भी फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हमें कोई ऐसा पेशेंट है जो कंटिन्यूसली 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, वो अपने आप चल नहीं पा रहे हैं, उनको फीवर आ रहा है, उनको कोई इम्बैलेंस लग रहा है, कोई अगर दिक्कत है, तो वो इवेल्युएट करते हैं क्या वो सर्जरी जो किया है वो कितना सक्सेसफुल है, चल रहा है, क्या वो इम्प्लांट अपनी पोजीशन पे है, कोई इन्फेक्शन का कोई एलिमेंट तो नहीं है। वो सारे फैक्टर्स रूल आउट करते हैं, कोई ब्लड क्लॉटिंग का कोई इशू, कोई इन्फेक्शन का इशू। अगर कोई हमें आइडेंटिफाइबल कॉज मिलता है तो हम उसको करेक्ट करते हैं। यस, ऐसे कुछ पेशेंट जो अगर हम 100 नी रिप्लेसमेंट करेंगे तो 1 या 2 में रिवीजन का भी जरूरत पड़ता है बिकॉज ऑफ वन और दी अदर कॉम्प्लिकेशन। बट आजकल की टेक्नोलॉजी के साथ एंड विद दी सेफ सर्जिकल प्रैक्टिस, अगर अनफॉर्चुनेटली 1% किसी को जरूरत भी पड़ता है, so that can also be managed. Okay. सर, आफ्टर सर्जरी भी आप लोग कुछ मेडिकेशंस वगैरह देते हैं पेशेंट्स को? हाँ, कुछ हफ्तों के लिए उनको हैंड होल्ड, जैसे हम फिजियोथेरेपी और उसमें कराते हैं, तो इनिशियली थोड़ा एंटीबायोटिक भी रहता है, थोड़ा पेन मेडिकेशन भी देते हैं, नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देते हैं, बोन्स के लिए कैल्शियम और विटामिन डी देते हैं। तो ऐसे कुछ मेडिसिन हैं जो रेगुलर चलता है। बट वंस एक बार स्टिचेस रिमूव हो गया, आफ्टर दैट ओनली द सप्लीमेंट्स लाइक कैल्शियम एंड विटामिन डी रिमेन्स, बाकी सब बंद हो जाता है। द एंटायर फोकस शिफ्ट ओनली टू मेक देम वॉक as good as possible. सारा फोकस फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन पे रहता है। ओके, आफ्टर सर्जरी नीज में मसाज करना सही रहता है? हाँ, फर्स्ट 2 मंथ्स में हम अवॉइड करते हैं, और अगर करना भी है तो बैक ऑफ द नी पे कर सकते हैं, फ्रंट जहाँ पर इंसिजन लगा वहाँ नहीं। 2 से 3 महीने बाद अगर वो जेंटल मसाज फ्रंट पे भी करना चाहें तो वो अलाउड हो। ओके, एट लास्ट कोई एडवाइस आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे ताकि वो अपनी नी रिप्लेसमेंट जर्नी को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाएं और उनको पता हो कि उनको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है? मैं तो यही कहूँगा कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मैनकाइंड ने एक ऐसा प्रोसीजर डिस्कवर किया है, एक बनाया है जिसके सक्सेस रिजल्ट्स बाकी बहुत सारे प्रोसीजर से बहुत अच्छे हैं। हाँ, उसके बारे में अच्छी और बुरी स्टोरीज दोनों मार्केट में होती हैं, लोग सुनते हैं, अपने रिश्तेदारों सुनते हैं। उसमें कहीं ना कहीं हर स्टोरी के पीछे बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जिस भी पेशेंट को नी का इशू है, जो भी पेशेंट उस एज ग्रुप में है और जिनको प्रॉब्लम फ्रॉम बैड टू वर्स हो गई है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उन्होंने अपनी सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर ली हैं, यानी कि हम फिजियोथेरेपी ट्राई कर चुके हैं, इंजेक्शन ट्राई कर चुके हैं, मेडिसिन और आयुर्वेदिक और हर तरीके का सोल्यूशन किया है, तो उनको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सोचने का जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है, अगर टाइमली हो जाता है और एक प्रॉपर वेल ट्रेन्ड स्किल्ड टीम करती है, और आप पेशेंट और डॉक्टर और टीम पूरा मिलके उनको फुल रिहैबिलिटेशन की तरफ लेके जाते हैं, तो आई थिंक देयर इज नो रीजन व्हाई पेशेंट कैन नॉट गो बैक टू अ पेन फ्री मोबिलिटी, एंड वो अपने अगले कई 20 से 25 साल बिना किसी दिक्कत के निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी आपने बताया कि अगर ये जो सर्जरी है कोई स्किल्ड टीम करती है तो आपकी जो जर्नी है काफ़ी स्मूथ रहेगी। कैसे जो पेशेंट है वो डिसाइड करे कि वो क्राइटेरिया क्या होता है एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को चूज करने का? अब ये चीज़ तो मतलब बड़ा डिफिकल्ट है, पेशेंट की जजमेंट पे होता है ये। अब कई बार होता है पेशेंट खुद डिसाइड करता है, कई बार पेशेंट के बच्चे डिसाइड करते हैं, उनके हस्बैंड डिसाइड करते हैं या फैमिली मेम्बर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वहाँ वो हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पर ये सर्जरी बहुत रेगुलरली होता हो। वो हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पर एक क्लीन एनवायरनमेंट हो, जहाँ पर हमारा ऑपरेशन थिएटर इस चीज़ के लिए अलाइंड हो, जैसे कि हम लैमिनर फ्लो ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं। तो इस सर्जरी के लिए जो हमारा स्पेसिफिकली उसी के लिए हो, स्टेरिलिटी का जो फैक्टर है वो लैमिनर फ्लो से अचीव होता है। तो एक स्पेशल ऑपरेशन थिएटर भी हो और टीम वेल एक्सपीरियंस हो, बट सिर्फ एक सर्जन नहीं, हमें इस जर्नी में हमें नर्स भी वो वेल ट्रेन्ड चाहिए, हमें फिजियोथेरेपिस्ट भी वेल ट्रेन्ड चाहिए, जो एनेस्थीसिया दें उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और सर्जरी के बाद जो कंप्लीट जर्नी है 3 महीने का, उसमें पूरा टीम उनको सपोर्ट करे पेशेंट को, क्योंकि उन 3 महीने में उनके 10 सवाल होंगे, 10 डाउट्स होंगे, वो कितना चलें, कितना रुकें, कब सोएं, कैसे सोएं,
वो सारी चीज़ों के लिए एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। सो हम सोचते हैं कि ये एक एपिसोड नहीं है कि भाई पेशेंट आया, सर्जरी की और चला गया। ये एक पूरा जर्नी है जिसमें हम कंप्लीट हैंड होल्डिंग करते हैं पेशेंट की, राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे शायद ज़रूरत है, टिल द टाइम वो सही, अब मैं नहीं आऊँगा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड उसके बाद वो कंप्लीटली अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में चले जाते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है वो उनको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और अब उनकी ये जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। थैंक यू। आई होप आज का पॉडकास्ट सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।